स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। जी हाँ, हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि ठंड के बाद अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हमें लगनी शुरू हो गई है। और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि जब भी मौसम बदलता है कुछ न कुछ परेशानियां जो हैं हमारी शारीरिक रूप से वो बढ़ने लगती हैं। ऐसी कई परेशानियां हैं जो ठंड के मौसम में ज़्यादा हो जाती हैं और बदलते वक्त में भी ज़्यादा परेशान करती हैं। उनमें से एक है दमा, जिसे हम आज़मा के नाम से भी जानते हैं, और कई लोग इससे पीड़ित भी हैं। आज के इस अंक के माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि दमा से संबंधित जो भी खास जानकारियां हैं जो आपको जानना ज़रूरी है वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये जो खुशखबरी है हमारे बीच कि जिस महामारी के संकट से हम गुज़र रहे हैं और उसके टीके का हमें इंतज़ार था, उसके वैक्सीन का हमें इंतज़ार था, वो हमारे बीच आ चुका है। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि हमें सबको टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों ने अभी टीका लिया है और धीरे धीरे कई स्तर बनाए गए हैं। हर स्तर पर बारी बारी से सबकी बारी आ जाएगी। और इस टीके के बारे में भी हमें पता है कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आम जन को थोड़ी सी जानकारी की कमी है, इस बारे में बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो इस अंक में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो वैक्सीन हमारे बीच आया है कोविड-19 का, कोरोना का, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दें। तो आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशित कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप तो छाती रोग विशेषज्ञ हैं, तो जो हम आज बात करने वाले हैं दमा के बारे में, ये तो उसी से रिलेटेड है। और दमा जो है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि दम के साथ ही जाता है, इसलिए इसका नाम दमा पड़ता है। तो क्या दमा कभी ठीक होने वाली समस्या नहीं है क्या? देखिए, बीमारी दो तरह की होती है। कुछ बीमारी है जैसे टाइफॉइड है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें एक निश्चित समय तक अगर उसका इलाज अगर आप करते हैं, जैसे टीबी के केस में 6 महीने से 9 महीने के बीच का इलाज चलता है, मलेरिया, टाइफॉइड ये सब में 5-7 दिन का इलाज चलता है, तो वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। इसके विपरीत कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मधुमेह भी जिसे कहते हैं। ये सारी बीमारियां हैं जो कि जब तक जिंदगी रहती है तब तक दवा लेनी पड़ती है। मतलब उससे लड़ते हुए ही हमें निकलना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब दवा अगर आप लेते हैं तो उस पर आप पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से वो कंट्रोल में रह सकता है। तो कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है और कुछ बीमारियां हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो दमा भी एक ऐसी ही बीमारी है जो कि एक एलर्जिक बीमारी है। तो जब भी इसमें कोई एरो एलर्जन का एक्सपोजर होगा, कोई भी जिस चीज़ से आपको एलर्जी, और एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है। किसी को ठंड के मौसम से हो सकती है, टेम्परेचर के डिफरेंस से हो सकती है, धूल धुएं पॉलन से हो सकती है। घर में अगर पालतू पशु पक्षी हैं तो उनके फर से हो सकती है। तो एस्थमा जिनको भी है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए हम उसको ऐसे नाम से जानते हैं, दमा शब्द को जोड़ते हैं कि जब ये दम के साथ ही निकलता है। लेकिन हाँ, इस पर हम काबू रख सकते हैं अपने आहार व्यवहार में, अपने जीवन शैली में बदलाव करके। तो पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये दमा जो है वो क्या होता है, इसमें किस तरह के संकेत हमें मिलते हैं, कोई कैसे जान सकता है कि हमें दमा हो सकता है? देखिए, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में दमा बोलते हैं और इसे एस्थमा भी बोलते हैं। तो एस्थमा जो है बेसिकली एक एलर्जिक कंडीशन है। इसमें फेफड़े को कुछ नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सांस की जो नली है वो संकुचित हो जाती है, और वो भी तब संकुचित होती है जब कोई एरो एलर्जन का प्रभाव होता है। एस्थमा कई प्रकार का होता है। एक सीजनल एस्थमा होता है जो कि किसी विशेष सीजन में, जैसे खासकर कई लोगों को सालों भर काफ़ी आराम से अपना समय व्यतीत करते हैं, बट जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इसे सीजनल एस्थमा बोलते हैं। मौसम के साथ ये स्वतः ठीक भी हो जाता है। जी। इसी प्रकार से पेरेनियल एस्थमा भी होता है जिसमें लोगों को सालों भर परेशानी होती है। एक होता है ऑक्यूपेशनल एस्थमा होता है। कई सारे लोग, जैसे कि अगर आप झारखंड की बात करें तो यहाँ पे खदान ये सब काफ़ी सारे हैं। तो कोई अगर कोयलियरी में काम कर रहा है और वो मंडे से सैटरडे अगर अपने काम पर जाता है तो वहाँ पे डस्ट ये सब के एक्सपोजर के कारण उन्हें प्रॉब्लम होता है। संडे को जब वो घर पे रहता है तो वो पूरी तरह से ठीक रहता है। तो इसे ऑक्यूपेशनल एस्थमा कहते हैं। इसी तरह से ड्रग इंड्यूस एस्थमा भी होता है। खासकर कुछ बहुत ही सामान्य दवा जैसे कि दर्द निवारक गोलियां जो होती हैं, इसी तरह से बीपी की दवा होती हैं, बीटा ब्लॉकर, ये सब इत्यादि। इन सब ड्रग्स के कारण भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है और उनसे सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसे हम लोग ड्रग इंड्यूस एस्थमा कहते हैं। इसी प्रकार से एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा भी होता है कि अगर कोई
दौड़ने जाता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में हेवी वेट लिफ्ट करता है, तो उस समय उन्हें प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज वो पूरी तरह से ठीक रहता है जी। अब जो जहाँ तक एस्थमा के सिम्टम्स की बात है कि जो नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे लोग पहचान सकते हैं कि उन्हें एस्थमा ये दमा की शुरुआत दमा की शुरुआत है, जी, बिल्कुल। इसमें क्या है, सामान्यतः दमा जो है वो काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें एक अनुवांशिक फैक्टर भी है, जेनेटिक फैक्टर भी है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में यानी कि दादा दादी, नाना नानी, खून के रिश्ते में मम्मी पापा, भाई बहन, अन्य लोगों में अगर एलर्जी की प्रवृत्ति है तो फिर उसमें दमा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, जी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि सामान्य इनके जो सिम्टम होते हैं वो मौसम के बदलाव के साथ सांस लेने में तकलीफ होना, वीजिंग होना, जैसे कि हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि छाती में घड़घड़ाहट होना, खांसी आना, प्रीडोमिनेंट नॉक्टर्नल कंप्लेन यानी कि रात के वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है, रात को सोने में कई बार दमा से पीड़ित लोगों को दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दमा के लक्षण है। धूल धुएं के एक्सपोजर होने पर तकलीफ बढ़ जाना, जी जी जी, ये सारी चीजें इसमें बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब ये जानना कि हम किस चीज से एलर्जिक हैं। बिल्कुल, ये अपने आप को ही हमें रीड करना पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जिस चीज से हमें परेशानी हो रही है उससे हम बचने की कोशिश करें, अपने जो चिकित्सक है उनसे बात कर लें, परामर्श कर लें, लेकिन खुद ये अपने आप को जज करें कि हमें किस चीज से दिक्कत हो रही है। तो सांस लेने की जो समस्या है डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या खांसी भी बहुत जोरदार आती है? बिल्कुल, सांस लेने के साथ साथ खांसी की भी समस्या बनी हुई रहती है। छाती में ऐसा मरीज को प्रतीत होता है कि अंदर में कफ जमा है जो कि वो निकालना चाह रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से घड़घड़ाहट भी होती है, जिसे हम लोग वीजिंग बोलते हैं। बेसिकली एस्थमा में ट्रिगर होता है, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रिगर को खुद पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का ट्रिगर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को अगर घर में पालतू पशु पक्षी हैं तो उन्हीं के फर से ही प्रॉब्लम होगा या मौसम के बदलाव से ही परेशानी होगी। हर किसी का ट्रिगर अलग अलग होता है। किसी को हो सकता है कि फूल पत्तियों के महक से, पॉलन से के एक्सपोजर से एलर्जी हो, किसी और को हो सकता है किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो। तो हर किसी का एलर्जी अलग अलग है। इसमें कई सारी भ्रांतियां भी होती हैं। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अगर एस्थमा है तो उसमें ठंडी चीज जैसे कि दही हो गया, केला हो गया, फल हो गया, जूस हो गया या ठंडे डेजर्ट्स हैं जो डेजर्ट हो गए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी मरीज रहते हैं वो जाते वक्त यही पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, दही हो गया, उसमें प्रोबायोटिक बहुत होता है। इसी तरह से जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इन्हें सब कुछ खाना चाहिए। हाँ, अगर किसी को किसी स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट से अगर प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को एग प्रोटीन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है, तो जहां उन्हें समझ में आता है कि ये चीज को जब भी उनका सेवन करते हैं तो उससे उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो फिर उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार जो है अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं लोग, तो इस तरह का कोई परीक्षण है क्या, कोई टेस्ट है एलर्जी की जो हम करा सकते हैं, या किनको आप सजेस्ट करेंगे इस तरह के टेस्ट के लिए? ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होती है आम लोगों की तुलना में, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या जो उनकी सर्दी खांसी है वो एलर्जिक है। जी जी, और किस चीज़ से हो रही है? बिल्कुल, किस चीज़ से हो रही है उन्हें नहीं समझ में आता है। वो सोचते हैं कि ये सामान्य लक्षण है जो हर सीजन में एक दो बार तो हो ही जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपको अपने आसपास के जितने भी लोग हैं अगर उनसे ज़्यादा बार बार नाक से पानी गिरना, छींक आना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी होना, इस तरह की अगर प्रवृत्ति है तो अत्यंत शीघ्र एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। कई सारे टेस्ट हैं जिससे एस्थमा के बारे में पता चल सकता है। उसमें से एक स्पायरोमेट्री है। जिस तरह से ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी आप हार्ट के लिए कराते हैं, उसी तरह से स्पायरोमेट्री, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, वो आप फेफड़े के लिए कराते हैं। उसमें फेफड़े की सांस लेने की कितनी क्षमता है किसी के अंदर, उसका पता चलता है, तो उसके द्वारा भी पता चल सकता है। इसी तरह से कुछ खून की जांचें भी होती हैं, टोटल सीरम आईजी, जिससे एलर्जी के लेवल का पता चल सकता है। लेकिन अंततः पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का एक फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि डॉक्टर एक डायग्नोसिस तक पहुंच पाते हैं कि इन्हें एस्थमा है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि कई लोग को एस्थमा के साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है। ये क्या तो नाक से पानी गिरना, छींक आना,
नाक बंद हो जाना जो कि हर कुछ कुछ दिन पे होते रहता है, ये भी इसी का अलग रूप है। एक रूप है। हाँ, इसे हम लोग वन एयरवे वन डिजीज बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो सांस श्वसन क्रिया जो आप करते हैं, सांस की जो नली शुरू होती है वो नाक से ही शुरू होती है, नाक से ही फेफड़े तक पहुंचती है। तो जो प्रॉब्लम आपके सांस की नली में होता है वही प्रॉब्लम आपके नाक में भी हो सकता है, जिसके कारण ये एलर्जिक राइनाइटिस भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने शुरू में ही कहा डॉक्टर साहब कि ये जो दमा है ये अपनी ज़िंदगी में ठीक तो होने वाली नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इसका कैसा इलाज किस तरह से होता है? क्या कभी ऐसी नौबत आ सकती है कि किसी की मौत भी हो जाती है? देखिए, दमा पर आप पूरी तरह से कंट्रोल आप इसे कर सकते हैं। बहुत सारे फेमस लोग हैं जिन्हें दमा है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। जी जरूर। अमिताभ बच्चन है, वो टीबी के बारे में काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं उसके बारे में भी बताते हैं, बट उन्हें दमा भी है। प्रियंका चोपड़ा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, वो भी एस्थमा से पीड़ित हैं, वो भी इन्हेलर का इस्तेमाल करती हैं। डेविड बेकम जो कि एक्स इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही तंदुरुस्त हैं, उन्हें भी एस्थमा है। बिल क्लिंटन एक्स यूएस प्रेसिडेंट, उन्हें भी एस्थमा है। बट ये सारे लोगों को अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये बीमार हैं। तो एस्थमा होते हुए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं अपने लाइफ में, और एस्थमा इन्हें किसी भी चीज़ में लिमिट नहीं कर रहा है, ये अपनी पूरी अच्छी तरह से करते हैं। तो इसीलिए ये समझना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एस्थमा के लिए अगर आप उचित इलाज लेते हैं तो एस्थमा कभी आप पर हावी नहीं हो सकता है। आप एस्थमा के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी एकदम नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। जी, जैसे अभी आपने इनहेलर का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो इनहेलर क्या मतलब जो भी इसका पेशेंट हो गया, जो भी दमा से पीड़ित हो गया, उनको इनहेलर यूज़ करना पड़ता है या हमेशा साथ में रखना पड़ता है? क्या इसका तरीका क्या है? इन्हेलर्स को लेके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोग सोचते हैं कि अगर इन्हेलर का एक बार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, इन्हेलर का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, बट ये बिल्कुल ही गलत है। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि लोग की सांस टूट रही है और वो इन्हेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब फिल्मी बातें हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी अगर आप दवा लेते हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है और उसके लिए अगर आप गोली लें और उसके जगह या फिर मलहम का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादातर लोग मलहम का ही इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो लोकल अप्लाई करते हैं और उसका साइड इफेक्ट मिनिमल है। बाह्य रूप से उसका बिल्कुल कोई भी अगर गोली अगर आप खाते हैं तो वो पेट में जाता है, पेट के थ्रू वो शरीर के विभिन्न अंग में जाता है, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर भी जाता है, बट 90% वो किडनी, लिवर, हर जगह जाता है, तो वहाँ पर साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। इन्हेलर जब आप लेते हैं तो वो गैस के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में होता है और वो सांस की नली तक ही सीमित रहता है, वो खून की नली में नहीं जाता है। तो इसीलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका प्रभाव सिर्फ आपके सांस के श्वसन तंत्र तक ही सीमित रहता है। दूसरी बात यह है कि जो भी आप इन्हेलर लेते हैं उसमें 200, 400 ये जो भी डोज लिखा हुआ रहता है ये माइक्रोग्राम में लिखा रहता है। तो माइक्रोग्राम 10⁻⁻⁶ ग्राम होता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप सालों भर अगर आप इन्हेलर लेते हैं और उसका अगर आप क्यूमुलेटिव डोज देखें तो वो किसी भी एक गोली से कम होगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दमा है, आप मुझे गोली लिख दीजिए, मैं इन्हेलर लेना नहीं चाहता हूँ। ये एक बहुत ही गलत ये है। अगर इन्हेलर लेते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है। जहाँ तक बात बची कि इसका जिंदगी भर सेवन करना पड़ता है या फिर ये कुछ मतलब लिमिटेड टाइम फ्रेम है। के लिए है, तो देखिए दमा से कभी पीछा छूटने वाला नहीं है। जब भी मौसम ये सब का बदलाव होगा, आप एरो एलर्जन से आप एक्सपोज होंगे। अगर आप ट्रिगर को आप नहीं पहचानते हैं और उससे एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी। इन्हेलर भी कई प्रकार की होती है, सारी इन्हेलर एक तरह की नहीं होती है। कुछ कंट्रोलर मेडिकेशन होती है, कुछ रिलीवर होती है। रिलीवर मेडिकेशन उसी तरह की होती है जैसे पैरासीटामॉल है, कि अगर बुखार आया आप इन्हेलर ले लिए, पैरासीटामॉल लिए तो बुखार खत्म हो गया, उसी तरह से इन्हेलर लिए तो सांस लेने में आराम हो गया। कुछ मेडिसिन होती है जिसे कंट्रोलर कहते हैं, जिससे अगर आप सुबह शाम अगर लेते हैं तो उससे पूरी तरह से आपका अस्थमा या दमा जो है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहता है, आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये आपको डॉक्टर से डिस्कस करके ही करना चाहिए। कई बार हम लोग सीजनल अस्थमा में कुछ सीमित समय के लिए ही इन्हेलर देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। कई बार पेशेंट को हम लोग खुद ही सिखा देते हैं कि किस तरह से इन्हेलर कब लेना है और कब धीरे धीरे करके आप उसे बंद कर सकते हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल पेशेंट के हाथ में रहता है। बिल्कुल। क्या ये संक्रामक हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं,
एस्थमा बिल्कुल भी संक्रामक बीमारी नहीं है, इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है। ये अगर किसी को एस्थमा है और अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो ये एक लोगों से दूसरे लोगों तक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि आनुवंशिक ज़रूर है। अगर फैमिली बैकग्राउंड में हिस्ट्री में अगर किसी को है तो उनको होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम उनको भी रोक सकते हैं डॉक्टर साहब अपनी आदतों पर कुछ काम करके, या जीवनचर्या जो है हमारी उसको बदल कर। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल ही कुछ हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप फ्रूट्स ये सब का सेवन अच्छे से करते हैं, एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाते हैं, फूड एडिटिव ये सब को अवॉइड करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, अगर पॉल्यूशन से अगर आप बचते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से एस्थमा होने का खतरा बच्चों में कम हो जाता है। इसी तरह से कई बार देखा गया है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ जो होते हैं उन्हें भी बाद में जाकर एस्थमा चांसेस हो जाते हैं। जो मदर्स ऐसी होती हैं जो कि स्मोक करती हैं तो उनके भी बच्चों को एस्थमा होने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो फिर कुछ हद तक खतरा को टाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्मोक की बात जो आपने की है डॉक्टर साहब, ये धूम्रपान हमेशा हम मना करते हैं। धूम्रपान कई रोगों का ये कारण है, और ख़ास करके इसमें भी बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि धूम्रपान से बिल्कुल दूरी जो है वो बनाए रखें। कोरोना पीरियड है डॉक्टर साहब, ये भले हमारे बीच इसका वैक्सीन आ चुका है, कई लोगों को मिल भी चुका है, आपने भी इसका वैक्सीन लिया है और आप बिल्कुल सही, बिल्कुल तंदुरुस्त हमारे बीच में बैठे हैं। आपको हम बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। आपसे हम कुछ बातें करेंगे इस संबंध में, कैसा आपका अनुभव रहा, क्या रहा। लेकिन उससे पहले दमा के मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस बदलते मौसम में, कि किस बात को लेकर वो अपना सावधानी किस तरह से रखें, और कोरोना से संबंधित जो बातें हैं जैसे हमें मास्क लगाना है ऑलवेज, तो ऐसे में कोई उनको परेशानी होती है क्या, कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहें उनको। कोई भी सांस रोगी, चाहे वो एस्थमा, COPD, ILD, ब्रोंकोएक्टासिस किसी चीज़ से भी पीड़ित हो, उन्हें कोरोना काल में विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, और साथ में मास्क का भी हमेशा प्रयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना चाहिए। यहाँ ये समझना ज़रूरी है क्योंकि पहले से सांस संबंधी बीमारी है, अगर उसके ऊपर से कोरोना हो जाएगा तो वो फिर और घातक हो सकता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए बचकर रहना है, अपने ट्रिगर्स को पहचाने, ट्रिगर्स से बचकर रहें, अपने डॉक्टर से सदैव मिलते रहें, जो भी दवा दे रहे हैं खासकर इन्हेलर उसे सदैव अपने साथ रखें और उसका प्रयोग करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश है, और हमें उम्मीद है कि जो भी इससे पीड़ित लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी आपकी बातों पर अगर वो ध्यान रखते हैं। अब डॉक्टर साहब आपसे हम आपका अनुभव पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो वैक्सीन लिया है, लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, कई तरह की बातें हैं दवा को लेकर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, भारतवर्ष में सारे जगहों पर बहुत ही लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सिन है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड में डेवलप किया गया था, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसे बना रही है, और कोवैक्सिन अपने भारतवर्ष में ही डेवलप किया गया है ICMR और भारत बायोटेक के आपस के कोलैबोरेशन के साथ। दोनों ही बहुत ही सेफ वैक्सीन है, दोनों का काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल हो चुका है। कई मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन को लेकर, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं जो कि भ्रामक होते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरे फादर, मेरी वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं, तो हम लोग सारे लोग जो हैं वैक्सीन जाकर ले चुके हैं। अभी फिलहाल जो है वैक्सीन हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है भारत में, हेल्थ केयर वर्कर और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध है। 3 करोड़ लोगों का टारगेट है देने का, 1 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, और कुछ ही दिनों के बाद टारगेट जो है 30 करोड़ तक का कर दिया जाएगा, जिसमें 50 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक वैक्सीन की साइड इफेक्ट की बात है, अभी तक 1 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है, किसी की भी इससे आकस्मिक मौत नहीं हुई है, जैसा कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे देखते हैं। तो ये जहाँ तक जान माल की बात है तो ये बिल्कुल ही सुरक्षित है। इतना सुरक्षित अन्य और कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। हर किसी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट इससे नहीं होता है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, बहुत ही मामूली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि अगर आप जो बच्चों को भी जो वैक्सीन दिलाने जाते हैं, BCG, MMR ये सब के, उससे लोकल पेन होना, जहाँ पर सुई पड़ी है वहाँ पे दर्द होना, कोई भी सुई पड़ती है तो थोड़ा बहुत दर्द होना लाजमी है, वो बहुत ही नॉर्मल है। और साथ ही साथ हल्का फुल्का बुखार कुछ लोगों को आ सकता है, जो कि बहुत ही सामान्य है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, सारे लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। अगर वैक्सीन लेंगे तभी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे इस डिजीज़ पे। इनफैक्ट इसका जो एफिकेसी है वो 90-92% है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में प्रिकॉशन को नहीं छोड़ना है।
दूरी बना के रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, प्रिकॉशन सारे लेने हैं। बिल्कुल। जैसे आपने लिया है डोज, तो इसके कितने डोज बनाए हुए हैं? जैसे आपने एक बार ले लिया आपने कहा, तो क्या अब आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसके 2 डोज हैं 4 वीक्स अपार्ट, यानी कि 28 दिनों के अंतर पे 2 डोज लेना है। एक डोज मुझे पड़ चुका है और 28 दिन के बाद एक और डोज लेना है। इस डोज को लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाएगी। करीब सेकंड डोज लेने के भी 15 दिन के बाद इम्यूनिटी बनने में समय लगता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1.5 महीने का समय लगता है फर्स्ट डोज के बाद। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, तो अभी हमारे यहाँ कौन सी दवा चल रही है? दोनों ही दवा चल रही है। अभी मुझे कोविशील्ड लगा है, बट कोवैक्सीन भी काफ़ी लोगों को आ चुका है और लग रहा है। और कोवैक्सीन दोनों ही सेफ है। दोनों की जो पद्धति है बनाने की वो अलग अलग है। कोविशील्ड जो है वो आपका एक वेक्टर जनित वैक्सीन है। उसमें एक एडिनो वायरस जो नॉर्मल हमें जिससे सर्दी खांसी ये सब होता है, उसमें कुछ कोरोना वायरस के अनुवंशिक जो मटेरियल हैं उन्हें डाल दिया गया है और उसके थ्रू ये वैक्सीन बनाया गया है। इसी तरह से जो आपका कोवैक्सीन है, जिसे बायोटेक बना रही है, भारत बायोटेक, ये काफ़ी पुरानी पद्धति जो कि टाइम टेस्टेड पद्धति है। इसमें एक ऐसे वायरस को जो कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, जो आनुवांशिक रूप से बहुत ही कमजोर है, उसे आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो दोनों वैक्सीन तो लेना नहीं है अब? जैसे आपने कोविशील्ड लिया है, तो कोविशील्ड का 2 डोज जब आपको पूरा हो जाएगा तो आप में इम्यूनिटी आ जाएगी। बिल्कुल। जो कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज लिए हैं उन्हें 28 दिन के बाद कोविशील्ड ही लेना है। जो कोवैक्सीन लिए हैं उन्हें 28 दिन के बाद कोवैक्सीन ही लेना है। कुछ लोग हैं जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लेना है अभी, क्योंकि सेफ्टी प्रोफाइल अभी पता नहीं है। 18 साल से नीचे के लोग जो कि ब्रेस्ट फीडिंग हैं या फिर जो लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बस ये अवॉइड करना है। अदरवाइज ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। बाकी जो बहुत सारे लोग जैसे क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं डॉक्टर साहब, कई खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको ले सकते हैं? उनको लेना और ज़्यादा जरूरी है। जो कैंसर से पीड़ित हैं या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हैं, जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन्हें कोई और डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, ओल्ड एज के हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके लिए ये लेना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव पड़ सकता है और सीवियर डिजीज़ में लैंड अप कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सब पेशेंट्स को वैक्सीन लेना और ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं कि बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, अगर क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। सभी को, जो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया जो सरकार के द्वारा बनाया गया है कि 18 से वर्ष से नीचे लोगों को नहीं लेना है, बस अभी उन्हीं को, या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स जो आपने कहा, उनको नहीं लेना है। क्या ऐसा क्या अनुमान हम लगा सकते हैं डॉक्टर साहब कि जब बिल्कुल आम लोगों तक ये वैक्सीन जो है वो पहुँच जाएगी? कुछ ऐसा अनुमान है क्या? मुझे लगता है कि जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा 3 करोड़ लोगों का, जो कि आपका फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद आपका 50 इयर्स के ऊपर के लोगों को गवर्नमेंट शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल से ये टारगेट जो है जुलाई अगस्त तक का है। उसके बाद तब तक हम अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि सारे जगह पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। जो भी लेना चाहे वो बाजार से लेकर ले सकता है। जी। तो आपका ये अनुभव थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आपने जो वैक्सीन लिया, तो क्या कुछ साइड इफेक्ट्स आपने महसूस किया, या फिर किस तरह की वहाँ पर तैयारियां होती हैं अगर किसी को वैक्सीन दिया जाता है? सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। इनफैक्ट अगर मुझे सदर हॉस्पिटल रांची में वैक्सीन मैं लेने गया था, मुझे वहीं पे पड़ा, तो बहुत ही आसान है सब कुछ। मुझे एक मैसेज आया था कि आज आपको वैक्सीन लेना है। मैं वहाँ पर गया। अच्छा, और ऑनलाइन मोबाइल पे मैसेज आ जाता है? बिल्कुल मैसेज आ जाता है। आपको कोई लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर काफ़ी कम भीड़ होती है, तो किसी से इन्फेक्शन होने की भी चांसेस नहीं है। और वहाँ पे सारे लोग अपना मास्क ये सब का प्रयोग करते हैं, पूरी ही प्रिकॉशन के साथ रहते हैं, डॉक्टर मौजूद रहते हैं। तो वहाँ पे पहले आपका वेरिफिकेशन होता है आपके नाम के, आपके डॉक्यूमेंट्स का, फिर उसके बाद आपको अच्छे से बैठाकर पूरे प्रिकॉशन के साथ वैक्सीन दिया जाता है स्टेराइल तरीके से। और फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाता है आधे घंटे के लिए। उस बीच में आपके ब्लड प्रेशर ये सब की भी जांच की जाती है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप होते हुए भी सारी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, किसी का बीपी अगर फॉल करता है, किसी को कुछ भी अप डाउन प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से मैनेज करने के लिए लोग मौजूद थे। और बहुत ही साफ सुथरा माहौल था। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए। और जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ लोगों को हल्का फुल्का दर्द होता है जहाँ पे सुई पड़ा है, जो कि, और या हल्का फुल्का सूजन आती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वो बच्चों के साथ भी हो सकता है। बस इतना ही।
हाँ जी, तो ये बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं, आपने अपना अनुभव भी शेयर किया है। और अब चलते चलते लोगों को ये बता दें कि जो बदलते मौसम में अपना खास ख्याल रखें। और कोरोना का वैक्सीन भले हमारे बीच आ गया है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए हमें हमेशा मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइज करते रहना है। इन बातों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से लोगों को मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।